हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है वहाँ से हमने शुरू कर दिया था और हमारे 3 लेक्चर उस पर जा चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के आप पहले एक बार वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही आपको आगे का समझ में आएगा। अदरवाइज अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे, राइट। और ये जो लेक्चर है मेरा, ये इस बुक से लिया गया है, दैट इज़ जूलॉजी मेड इजी, जो कि समाप्ति महापत्रा मैम जो है, समाप्ति सिन्हा महापत्रा मैम, उन्होंने बनाई है बुक। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस बुक, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि इस बुक में उन्होंने बहुत ही क्रिस्प मैनर में अपने हैंड रिटन नोट्स को लिखा हुआ है, राइट। तो ये सब कुछ पढ़ाया हुआ मैम का है ऑलरेडी, बट मैं सिर्फ उस पर देखिए, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मैं अपनी नोट्स से भी आपको सारी चीज़ें करवाऊंगी। एंड वो नोट्स अभी मेरे ऑलरेडी जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारे मेरे खुद के नोट्स से जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट मैंने करवाए हुए हैं। एंड कुछ नोट्स पर अभी मेरा काम वर्किंग है, तो मैं उस पर अभी अपना काम कर रही हूँ। और डायरेक्टली मैं सिर्फ एक बार ये चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर सारा सिलेबस अपलोड हो जाए और उसके तुरंत बाद मैं अपने नोट्स से भी सारी चीज़ें आपको करवाऊँगी, राइट। क्योंकि बीइंग अ टीचर अभी मेरे पास भी थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, तो इसी वजह से मैं अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट प्लीज़ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको जिस टीचर से समझ आए आपको वो अप्रिशिएट करना होगा, ताकि उस टीचर को मोटिवेशन मिले, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा लास्ट टाइम रह गया था वहाँ से। एंड सच में ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आई है। लिटरली मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के नोट्स से बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए। ईजी वे में लिखा गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है, विद डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशंस आर वेरी गुड। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद इट, राइट। तो चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या फिर या पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हो, तो जो टेलीग्राम का लिंक होगा नीचे इस वीडियो के, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वो टेलीग्राम के चैनल पे आप एक डिस्कशन ग्रुप भी होगा, वहाँ पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं कि मैम आप कि हमें ये चाहिए मैम आपसे, या फिर ये चाहिए, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप इसके सारे चैप्टर चाहते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो मैं उसकी पीडीएफ भी 1 बाय 1 डाल दूंगी। बट प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती है। हम सिर्फ 2 ही चीज़ों को, आई होप आपको विजिबल होगा। इफ़ इट्स नॉट विजिबल टू यू, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की जब हमने बात की थी लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि 2 ही गैस होती है, एक होती है O2 और एक होती है CO2, जो ब्लड के थ्रू हमें पहुंचानी होती है। जो कंटिन्यूटी में बच्चा कर रहा है उसको समझ में आ जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2, O2 के लिए हमने देखा था कि जो O2 है उसमें 3% वो जाती है प्लाज्मा से डिजोल्व होकर के, और 97% जाती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके। बट एक चीज़ और समझो कि ये डिजोल्व प्लाज्मा में होकर के ज़्यादा क्यों नहीं जाती है। इसका रीज़न ये है कि O2 की सॉल्युबिलिटी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू CO2। CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन O2। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो वही चीज़ है, ब्लड में मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड सेल्स में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे ये पूरी ब्लड वेसल दी गई थी, तो ये जो लिक्विड पोर्शन आप देख रहे हो दिस इज प्लाज्मा, और जो हमारे काम की है वो है आरबीसी। तो ये है पूरी की पूरी आरबीसी। इसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, HbO2 बनाएगा। कितने परसेंट जाएगा? 97% जाएगा। एल्वियोलाई से एंट्री करेगा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और बाकी का डिजोल्व होकर 3% किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मा के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई थी, क्योंकि ये मैंने सब कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आगे से। देखो यहाँ पे आरबीसी के पास आरबीसी में क्या होता है ऐसा जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है? तो आरबीसी हैज़ हीमोग्लोबिन। आरबीसी में बेसिकली हीमोग्लोबिन होता है जिसकी एक चेन, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। ओके, अब आई थिंक ये सही से दिखाई दे रहा है आपको। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं, 4 ग्लोबिन की चेन होती है। ग्लोबिन में प्रोटीन की चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। लास्ट क्लास में सब समझा दिया था कि आयरन जो है वो सेंटर पॉइंट रहता है, Fe2+ फॉर्म में रहेगा, Fe3+ फॉर्म में नहीं रह सकता। इसके साथ 2 बीटा चेन जुड़ती हैं, 2 अल्फा चेन जुड़ती हैं, यानी कि एक पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में मिल रहा है प्रोटीन की,
वो आपके 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड कर सकता है। लिखा भी गया है दैट वन हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम 4O2 एंड एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हैज़ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। ये हमको पता है कि उन्होंने एवरेज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एंड 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन, राइट। तो एवरी 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कितना आपके पास जो है ऑक्सीजन को कैरी करेगा, क्योंकि आपको पता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जितनी ऑक्सीजन कैरी करता है उससे, तो अप्रॉक्सली आपके पास आ जाएगी 19.4 के अराउंड आएगी। तो इन्होंने अप्रॉक्सली 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक। अब एक जो इंपॉर्टेंट कर्व है दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। पहले मैं बता दूं, इसका एक लिंक मैं अपने चैनल पर नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है अपने हैंड रिटन नोट से, तो जिन बच्चों को जाकर के बहुत डिटेल में समझनी है वहाँ पे जाकर के समझ सकते हो। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। देखो, हमें पता है कि ऑक्सीजन एसोसिएट तो करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो बनाता है HbO2। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही होती है इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन, या फिर हम बोल देते हैं कि ऑक्सीजन एसोसिएशन कर, ठीक है। लेकिन ये टूटेगी जहां पर जाकर के, उस कंडीशन को आप बोलोगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और उसी को क्या बोला जाता है, बोहर्स इफेक्ट बोला जाता है। तो होता क्या, इतना समझो कि ऐसे समझते हैं, जैसे कि हम 3 पॉइंट्स लेते हैं ना, हम 3 पॉइंट की बात करेंगे। पहला पॉइंट मान लेते हैं अपना लंग्स वाला, तो मान लीजिए ये आपका लंग्स वाला पॉइंट है, दिस इज योर लंग्स पॉइंट। क्लियर, ये मैं कोई सेपरेट पॉइंट ले लेती हूँ, कोई भी रैंडम पॉइंट, जो मान लेती हूँ मैं अपना शोल्डर है, दिस इज माई शोल्डर, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल टू यू। मान लेते हैं ये हमारा एक लंग्स है, ये मेरा एक शोल्डर है, शोल्डर वाला पोर्शन है, और ये मान लेती हूँ मेरा हैंड है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, लंग्स है, शोल्डर है, एक हैंड है। अब मैंने शोल्डर वाले पॉइंट के लिए एक कर्व तैयार की। वो कर्व तैयार जब मैंने की तो मैंने देखा कि वो इस तरीके की शेप में कर्व आई, जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व। दोबारा सुन लो, मैं 3 पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ। एक मेरा ले रही हूँ लंग्स, एक मैं ले रही हूँ अपना शोल्डर पॉइंट, और एक मैं ले रही हूँ अपना मान लेते हैं लेफ्ट हैंड, ठीक। तो अब मेरे पास एक शोल्डर लंग्स के थोड़ा दूर है और शोल्डर हैंड के भी थोड़ा दूर है, यानी यहाँ पे जो कर्व आई है दैट इज माई स्टैंडर्ड कर्व। इस कर्व को मैं क्या बोलूँगी, दैट इज माई स्टैंडर्ड कर्व। और ये कैसी आई है, दैट इज सिग्मोइडल कर्व। इस सिग्मोइडल कर्व को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक। अब इस सिग्मोइडल कर्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सिग्मोइडल कर्व में आपको प्रेशर देखना होगा। ऑक्सीजन के कितने प्रेशर पर, सुनो आराम से, ऑक्सीजन के कितने प्रेशर पर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए जितने पर हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन हमें पता करनी है। जैसे कि मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स जो हैं, इसमें से मैं शोल्डर वाले की बात कर रही हूँ। तो शोल्डर वाले में क्या हुआ कि जब देखा गया सिग्मोइडल कर्व कुछ आई है, तो उसमें ये देखा गया कि जो 26 के अराउंड था, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कहीं पर 26 आया। और 26 इन्होंने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, किस में लिया है, यूनिट क्या है, mmHg। और यहाँ पर क्या लिया है, वाई एक्सिस पर इन्होंने लिया है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इनका कहने का मतलब है कि अगर मैं बोल दूं एक हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड कर गई और 3 अभी भी वैकेंसी खाली हैं, तो इसका मतलब मेरी हीमोग्लोबिन कितने परसेंट सैचुरेटेड, 25%। अगर यही चीज़ मैं O2 यहाँ पे जोड़ देती तो मेरा कितना परसेंट सैचुरेशन हो जाता, 50%। 3 मॉलिक्यूल जोड़ देती तो 75%, 4 मॉलिक्यूल जोड़ देती तो 100%, राइट। तो ये मेरा सैचुरेट हो गया। अब इससे ज़्यादा आप इसको सैचुरेट नहीं कर सकते हो। अब मैं स्टैंडर्ड कर्व की बात कर रही हूँ, यानी मैं शोल्डर वाले एरिया की बात कर रही हूँ, तो वो ये इस तरीके की कर्व आई। तो उस स्टैंडर्ड कर्व को हमने रिप्रेजेंट जब किया तो हमने देखा कि उस कर्व में 26 के अराउंड जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, आराम से सुन लो, जब 26 के अराउंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है तो मेरा जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, वो अराउंड कितना होता है, 40%, ठीक है। कितना परसेंट सैचुरेशन होता है, 40% के अराउंड सैचुरेशन होता है। कुछ जगह पर इसको 50 लिखा गया है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर हम 26 पे मान लेते हैं, मान लीजिए ये 26 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सैचुरेशन कितना गया, 50 गया ना। 20, 40, ये कहीं पे 50 लाई कर रहा होगा यहाँ पे, तो सैचुरेशन कितना गया, 50 गया। अगर मैं थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा दूँ, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या, मैंने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दिए। तो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बढ़ा रही हूँ, ज़्यादा प्रेशर कर रही हूँ, तो देखा गया
कि 40 पे आपका जो प्रेशर था वो अराउंड ऑफ 75 पहुंच गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे समझो इस चीज़ को कि जब मेरे पास PO2 कितना था 26 mmHg था, उस टाइम पर मेरा सेचुरेशन कितना था, उस टाइम पर सेचुरेशन था 50%, यानी HP के साथ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़े हुए थे एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अभी फ्री थे। जब मेरा PO2 40 हुआ, जब मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 mmHg हुआ, उस टाइम पर यह चेक किया गया कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 के 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए थे, यानी कि अभी भी एक फ्री था। ठीक, अब ये नॉर्मली समझाने का तरीका ऐसा होता है, बट रियलिटी में क्या होता है कि ये बताया जाता है कि आपकी ब्लड वेसल के अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेट हो गया है या फिर वो 75% सैचुरेट हो गया है। बट क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो इसीलिए बोल रही हूँ, समझाने के लिए मैं सिर्फ एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल उठा करके बात करूँगी कि वो कितना % सैचुरेट हुआ है। क्लियर? जब आपने थोड़ा और प्रेशर बढ़ाया तो आपने देखा कि वो 100% सैचुरेट हो गया है, अराउंड ऑफ 90 के अराउंड वो 100% सैचुरेट हो गया। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही सैचुरेट करोगे, तो ये हो गई एस शेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइडल शेप। 90 to 97% यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम सैचुरेशन हो चुका है। अब हम 3 चीज़ों की बात कर रहे थे। अब खुद सोचो, ये शोल्डर पॉइंट है, ये लंग्स है। लंग्स के पास किस चीज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होने वाली है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी यानी कि हम कम प्रेशर भी देंगे तब भी बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, अगर हम कम प्रेशर भी देंगे तो बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा। यानी जो चीज़ पहले 26 पे 50% सैचुरेट कर रही थी, अब उसको 50% सैचुरेट होने के लिए 26 mmHg की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंग्स पर O2 बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में हो सकता है वो अराउंड ऑफ 20 या अराउंड ऑफ 15 के पास क्या हो जाए, 50% सैचुरेट हो जाए। तो मान लेते हैं कि 20 के पास 50% सैचुरेट हो जाएगा। जब वो कहाँ पर होगा, जब वो लंग्स के पास होगा। तो मैं एक रैंडम कर्व यहाँ पे देखो, चलो दिखाते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, आप इतना समझो कि 26 पे स्टैंडर्ड है, 50% सैचुरेशन हो गया, लेकिन अगर मैं उससे कम प्रेशर भी दूंगी तो भी वो 50% जल्दी कहाँ पर सैचुरेट होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। और कहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, हमेशा एल्वियोलर लेवल पर, यानी लंग्स के लेवल पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं। बट मान लीजिए अगर आप हैंड के पास पहुँचे, तो क्या हैंड के पास आपको ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे? नहीं। हैंड एक टिश्यू है और वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, इसलिए वहाँ पर हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यही रीज़न है कि जब हैंड के पास पहुँचेंगे तो हमें ज़्यादा प्रेशर देना होगा O2 का, ताकि क्या हो सके, 50% सैचुरेशन हो सके। तो अब हैंड पे जब हमने दिया प्रेशर, मान लेते हैं कि हैंड पर हमें प्रेशर देना पड़ा, तो वो करीबन 30 से ऊपर गया। और जब हमें लंग्स 50% सैचुरेट करने के लिए, और जब हमें लंग्स पे देना पड़ रहा था, तो मैं मान के चल रही हूँ कि वो 15% के अराउंड चला गया, 15 के अराउंड चला गया, 15 mmHg। तो ये आप एक चीज़ देखो कि इसके अकॉर्डिंग कर्व की भी तो शिफ्टिंग होगी, एक कर्व यहाँ जाएगी और एक कर्व यहाँ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जब मैं शोल्डर की बात कर रही थी, दैट वाज द स्टैंडर्ड पॉइंट, लेकिन कर्व कब शिफ्ट हो रही है, कर्व या तो उससे इधर शिफ्ट हो रही है या कर्व उससे उधर शिफ्ट हो रही है ना। तो कर्व जब इधर शिफ्ट हुई, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुई, तो मैं लंग्स की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि तब मुझे कम प्रेशर पर भी 50% सैचुरेशन इजीली मिल रहा है। लेकिन जब मैं टिश्यू राइट की साइड बात कर रही हूँ, तो मैं टिश्यू की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रेशर दे करके उतना ही सैचुरेशन मिल रहा है, जो पहले मुझे स्टैंडर्ड से या फिर लंग्स की तरफ जाने पर कम प्रेशर पे भी मिल गया था। तो इस अकॉर्डिंग 3 हमारे पास कर्व आई। पहली कर्व, ये जो स्टैंडर्ड कर्व है, जो रेड से बनाई गई है। दूसरी कर्व, जो आपकी स्टैंडर्ड कर्व को रेफरेंस मान करके देखा गया कि इससे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है, शिफ्ट टू लेफ्ट, राइट, इससे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। और तीसरी हमने देखी कि कर्व पॉइंट, जो स्टैंडर्ड पॉइंट है, उसको जब रेफरेंस बनाया गया तो एक कर्व जो है कहाँ शिफ्ट हो गई, राइट की तरफ शिफ्ट हो गई, राइट टू शिफ्ट। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कर्व आई हैं। एक तो शिफ्ट हो गई लेफ्ट की तरफ, एक शिफ्ट हो गई राइट की तरफ। राइट की तरफ जो शिफ्ट होगी वो कौन सी होगी, टिश्यू वाली, टिश्यू की तरफ। टिश्यू कुछ भी हो सकता है। जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुई है वो क्या होगी, वो होगी लंग्स की तरफ या एल्वियोलाई की तरफ वाली। अब आप खुद समझ जाओ लंग्स में क्या क्या कंडीशंस होंगी और जो टिश्यू है उसमें क्या कंडीशंस होंगी। तो देखो, टिश्यू में O2 कम होगी, डेफिनेटली। टिश्यू में पहली बात, टिश्यू में O2 कम होगी। दूसरी बात,
टिश्यू में यहीं पे बात करते हैं। टिश्यू में एक तो O2 कम होगी, CO2 ज़्यादा होगी। टिश्यू में OH जो है या फिर H की बात कर लें, अगर H+ आयन जो है वो कम होंगे, एसिडिक कंडीशन ज़्यादा होगी, क्योंकि pH अगर 7 से कम होती है तो एसिडिक कंडीशन होती है। अगर टेम्परेचर होता है तो भी हम राइट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये 4 से 5 फैक्टर हैं और ये सारे फैक्टर बहुत साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, इसलिए उनको बोला जाता है बोहर्स इफेक्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने मैम ने लिखी हुई है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन करके बात करते हैं अगर एट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो एवरी 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन ब्लड डिलीवर 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन टू द टिश्यू। हमें पता है कि ऑक्सीजन की टिश्यू को ही रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन सांस हम क्यों ले रहे थे, इसलिए तो ले रहे थे ताकि जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक पहुंच सके। अब जब ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचे और आप नॉर्मल कंडीशन में हो तो आपका ब्लड 100 ml जो ब्लड होगा वो 20 ml, यहाँ पे लिखा था कि 20 ml O2 को कैरी करता है, लेकिन उस 20 ml का सिर्फ 5 ml ही वो किसको देता है, टिश्यू को देता है। 15 ml वो वापस लेकर के चला जाता है। रेस्ट 15 ml O2 इज स्टिल प्रेजेंट इन ब्लड, दैट इज 75% अभी भी आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे सिस्टम, जब मैंने ब्लड सर्कुलेशन करवाया था पूरा, तो सिस्टमिक आर्टरी आई, सिस्टमिक आर्टरी ने सिस्टमिक कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू को कितना दे दिया, 5 ml O2 दे दिया, जबकि वो कितना लेकर के आई थी, 20 ml O2 लेकर के आई थी पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। उसमें से 5 ml देने के बाद बचा हुआ 15 ml कहाँ चला जाता है, सिस्टमिक वेन के अंदर। यानी कि जब हम लास्ट टाइम हमने बात की थी तो ये भी देखा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 कैरी नहीं करता, वो O2 भी कैरी करता है, लेकिन O2 का अमाउंट कम होता है। सेम चीज़ बोली गई थी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 को कैरी नहीं करता है, वो O2 को भी कैरी करता है, लेकिन उसमें जो होती है वो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें O2 ज़्यादा होती है और CO2 कम होती है। ये चीज़ बोली गई थी, है ना। कुछ पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर, देखो, बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू PO2, यानी सबसे पहले प्रेशर कितना है O2 का उस पर डिपेंड कर रहा है। बट अदर फैक्टर्स लाइक PCO2 कितनी है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर क्या है, pH कैसी है, मे ऑल्सो अफेक्ट द बाइंडिंग। तो ये हीमोग्लोबिन और आपके ऑक्सीजन की बाइंडिंग को भी अफेक्ट करते हैं। एट डिफरेंट कंडीशन दिस ग्राफ में इधर शिफ्ट टू राइट और लेफ्ट, या तो ये राइट की तरफ शिफ्ट करता है या फिर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो सेम चीज़ यहाँ पे दिखा दी गई थी। राइट कब शिफ्ट करेगा, लेफ्ट कब शिफ्ट करेगा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। राइट यानी इस तरफ, रेफरेंस पॉइंट से राइट की तरफ कब शिफ्ट करेगा, जब आप टिश्यू की बात कर रहे हो, और टिश्यू में आपको सबसे सिंपल चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, टिश्यू में O2 कम होती है, इसलिए तो उस बेचारे को O2 की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो हमने रेस्पिरेशन किया ताकि केमिकली ऑक्सीडाइज कर सके वो फूड पार्टिकल्स को। PO2 की कमी होती है, PCO2 ज़्यादा होता है, H+ आयन ज़्यादा होते हैं, यानी कि pH एसिडिक होती है, pH लो होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब ये सारी कंडीशंस कहाँ होती हैं, अप्लाई राइट में। आप इसमें ना एक पॉइंट और लिखते हो, एक प्रोडक्ट है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, जिसको हम बोलते हैं 1,3-DiPG या 1,3-BPG भी बोल देते हो, 1,3-DPG भी बोल देते हो। इसका मतलब होता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट, यानी जो 1 और 3rd पोजिशन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, DPG बोलते हैं हम इसको, डाईफॉस्फोग्लिसरेट, या फिर 1,3-BPG, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इट एक्ट एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो किसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो इसकी वजह से भी अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो डिसोसिएशन ऑफ HbO2 हो जाएगा। इस कंडीशन में टिश्यू में जब राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है तो वो ना ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन से टूटने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन जब फ्री होगी तो वो टिश्यू को मिल सके, इसीलिए सारा काम किया गया था। तो ये ज़्यादा होगा तो सेम चीज़ होगी, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगी, यानी लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, एसोसिएशन, क्योंकि एल्वेलर लेवल पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और वो जितनी जल्दी हीमोग्लोबिन वहाँ पर पहुँचेगा उतनी जल्दी उसके साथ बाइंड करना चाहेगी। तो PO2 ज़्यादा होती है लेफ्ट में, PCO2 कम होती है, जस्ट अपोजिट टू राइट साइड। H+ कम होते हैं, यानी pH एल्केलाइन होती है, हाई होती है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट जो थे ये ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के रिलेटेड थे। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें तो ये 3 पॉइंट याद रखना कि पहला सेम चीज़, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इसलिए डिजोल्व प्लाज्मा के अंदर जो CO2 होती है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है। डिजोल्व प्लाज्मा में 7%, बाउंड विद हीमोग्लोबिन 20 to 25%,
ठीक है, कितना अमाउंट है 20 to 25% ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के जाती है CO2 प्लस HB, विच इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन, ध्यान रखना इसको, इट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन HbCO2, जिसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। CO2 यहाँ पे बाइंड करती है टू द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन, जो प्रोटीन का पार्ट था, जो प्रोटीन का पार्ट था, तो हर एक पॉलीपेप्टाइड हो चाहे प्रोटीन हो कुछ भी हो, उसके दो एंड होते हैं, एक होता है एन अमीनो एंड और एक मान लीजिए यहाँ से शुरू है तो ये है इसका अमीनो एंड और ये है मान लेते हैं इसका कार्बोक्सी एंड। तो जो अमीनो ग्रुप है, जो एन वाली साइड है, एन टर्मिनल है, उसके साथ CO2 बाइंड करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में यानी HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में सबसे ज़्यादा आपकी CO2 डिजोल्व होकर के जाती है। CO3 कब बना होगा? जब CO2 प्लस H2O जुड़ा होगा तब CO3 बना होगा, HCO3। तो इसका मतलब HCO3 की फॉर्म में सबसे ज़्यादा आपके पास CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। तो चलिए अब बैक टू बैक हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा हमारा चैप्टर रह जाएगा। तो देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितने परसेंट जाएगी? 7%। तो ये श्योर है कि प्लाज्मा के थ्रू 7% जानी है। तो ये टिश्यू था, टिश्यू से होगी इसकी लोडिंग। पहला हम बताएंगे, ये इन्होंने मैम ने शायद लोडिंग दिखाई हुई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोडिंग ऑफ CO2। कहाँ से लोड करोगे? जहाँ पे CO2 ज़्यादा होगी वहीं से तो लोड करोगे ना। तो लोड करने के लिए CO2 कहाँ पे ज़्यादा है? टिश्यू के पास ज़्यादा है, तो दिस इज टिश्यू, CO2 यहाँ पे ज़्यादा थी। तो होगा क्या? पहला ग्रीन से देखो, सबसे पहले 7% तो आपने डायरेक्ट डिजोल्व कर दी प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए CO2 डायरेक्टली कहाँ चली गई है? प्लाज्मा के अंदर चली गई है। अब ये CO2 RBC में भी तो जाएगी, RBC के अंदर भी तो CO2 जाएगी। तो CO2 क्या किया? CO2 गई अंदर डायरेक्टली डिफ्यूजन से, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम था CO2 का, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है CO2 का, तो ब्लड में एंट्री कर गई, यानी RBC के अंदर एंट्री कर गई और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई और क्या बना दिया? HbCO2 कितना बना दिया? 20 to 25%, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, दूसरा CO2 गया अंदर, CO2 अकेला भी गया और बहुत सारी जगह पे ये हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? सिर्फ 20 to 25% जुड़ेगा। बाकी का CO2 जितनी भी गैस है वो वाटर के साथ जुड़ी, वाटर के साथ जुड़ी और एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CA का मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है RBC के अंदर, बट ऑल्सो प्रेजेंट इन सम अमाउंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, बट ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पे प्रेजेंट है? RBC के अंदर प्रेजेंट है। तो CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, विच इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, हमेशा याद रखना। जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा था तो HbCO2, इसको टूटना भी है बाद में जाकर के, अनलोड भी होना है एल्वियोलाई पे, ताकि ये बाहर निकल सके बॉडी से, इसीलिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो करेगा। CO2 फिर H2O के साथ जुड़ी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या बनाया इसने? H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनाया, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये फिर से टूट गई H प्लस HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में, यानी एसिडिक कंडीशन अब ज़्यादा हो गई है H प्लस। तो इसलिए बोलते हैं ना कि टिश्यू लेवल पे एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, तभी तो वो राइट की साइड शिफ्ट होता है। अब ये क्या बचा? HCO3 नेगेटिव आयन। हमेशा याद रखना कि जो नेगेटिव आयन्स होते हैं उनके लिए पैसिवली आपकी मेम्ब्रेन या जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन क्या होती हैं? परमिएबल होती हैं। तो HCO3 नेगेटिव जो था वो डायरेक्ट कहाँ चला गया? वो बाहर चला गया, प्लाज्मा को इसको RBC को क्रॉस करके कहाँ पहुँच गया? प्लाज्मा में पहुँच गया। कितने परसेंट? 70% यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में 70% निकला, 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लोड हो गया है और 7% डायरेक्टली डिजोल्व हो गया है प्लाज्मा में। अब ये कहाँ ट्रैवल करेगा? टू ट्रैवल टू लंग्स, लंग्स की तरफ जाएगा। इट इज़ अगेन गेट्स डिजोल्व इन प्लाज्मा, ये दोबारा से प्लाज्मा में ही डिजोल्व हो गया है। इसका मतलब प्लाज्मा में टोटल 77% आपका गया है। एक तो डायरेक्टली डिजोल्व इन प्लाज्मा गया है और एक HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में आपके पास ये जा रहा है प्लाज्मा। ये पॉइंट था कि प्लाज्मा लोड ये CO2 लोड कैसे हुई है। अब इसकी अनलोडिंग भी देखेंगे। एक पॉइंट और याद रखोगे कि जैसे 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो आपका 20 ml O2 को क्या करता था? ट्रांसपोर्ट करता था। इसी तरीके से एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? डिलीवर करेगा 4 मिलीलीटर CO2 टू द लंग्स। लंग्स तक कितने मिलीलीटर CO2 जाएगा? 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर होगा लंग्स तक। ठीक है,
डायग्राम O2 एंड CO2 के ट्रांसपोर्ट के डायग्राम डायरेक्ट दिखा रखे हैं। ऑल फैक्टर्स इन विच इन द एल्वेलाई, एल्वेलाई के अंदर जितने भी फैक्टर हैं, एल्वेलाई यानी लंग्स की बात हो रही है, जितने भी फैक्टर हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन, यानी लेफ्ट साइड के लिए जितने भी रिस्पॉन्सिबल हैं, एसोसिएशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। जो इसको सपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जुड़ने को, वो हीमोग्लोबिन और CO2 के टूटने को भी ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। यानी एक चीज़ को जोड़ने के लिए सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ को तोड़ने के लिए, अगर ये HbO2 को जोड़ने को सपोर्ट करेंगे तो ये HbCO2 को टूटने को सपोर्ट करेंगे ताकि Hb फ्री हो सके। जैसे ही ये टूटेगा O2 इसके साथ जुड़ जाएगा, या जैसे ही O2 टूटेगा CO2 उसके साथ जुड़ जाएगा। सेम चीज़ इन्होंने बोली है कि लंग्स में ये फेवर होता है कि ये बन सके और ये टूट सके, और जो आपका टिश्यू होता है वहाँ पे उल्टा फेवर होता है, वहाँ पे ये टूटने के लिए फेवर होता है और ये जुड़ने के लिए फेवर होता है। ऑल फैक्टर्स इन द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकअप, इन दोनों को तोड़ने के लिए, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, वो इसको बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये चीज़ें इन्होंने दोनों एक साथ दिखा दी हैं। सेम चीज़ है कि ये कैपिलरी है और इसके अंदर ये आरबीसी रखी हुई है, ये प्लाज्मा है। O2 को किस तरीके से दिखाया कि O2 दोनों को एक साथ दिखा दिया है। O2 3% जो है वो डायरेक्टली डिजोल्व हो गया था प्लाज्मा में, हमें पता है। O2 सिर्फ दो ही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता था, एक तो O2 डायरेक्टली डिजोल्व हो गया 3% प्लाज्मा के अंदर, और एक O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा सकता था। तो O2 आया और वो HbH यहाँ पर बना हुआ है आपके पास, रिवर्सिबल तरीके से HbO2 बन गया और H प्लस को उसने फ्री कर दिया, तो 97% ये HbO2 बन गया। लेकिन जब हम वहीं CO2 की बात करते हैं तो CO2 एल्वेलाई में आकर के क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी कि जो पीछे से बन के आ रही होगी वो टूट जाएगी। अब कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, तो मैं इसको एक चीज़ से समझाना चाहूँगी। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे मैं अपने तरीके से समझाऊंगी आपको। देखो, टिश्यू की बात करते हैं बेटा। टिश्यू पे क्या हुई है, लोडिंग हुई है, किसकी, CO2 की। मैं सिर्फ और सिर्फ CO2 की बात करूंगी। ये आरबीसी थी, ओहो ठीक है, ये आरबीसी थी और ये मान लेते हैं प्लाज्मा है, दिस इज प्लाज्मा, ये पूरा प्लाज्मा है डिजोल्व, और ये आरबीसी है। क्लियर। वैसे तो मैंने ये अलग से समझा रखी है, बट कोई बात नहीं, एक चीज़ और बता देते हैं। टिश्यू वाले लेवल पे अगर हम देखें तो टिश्यू में मान लीजिए ये मेरा टिश्यू है, और टिश्यू में CO2 तो बहुत ही ज़्यादा है और O2 कम है, O2 कम है। तो CO2 अब क्या करेगी, CO2 7% तो डायरेक्टली चली गई किसके अंदर, लोड कर रहे हो ना, ब्लड के अंदर लोड कर रहे हो उसको, तो टिश्यू से निकालो और कहाँ पे लोड करोगे, ब्लड के अंदर लोड करोगे। तो इस कंडीशन में जो CO2 है वो 7% यहाँ निकल गई। CO2 इसके अलावा डायरेक्टली एंट्री करेगी यहाँ पे, और किसके साथ जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ जो यहाँ पे रखा हुआ है, रिवर्सिबल डायरेक्शन में HbCO2 बना लेगी। क्लियर है। इससे कितने परसेंट जाएगी, 20 to 25%, अराउंड ऑफ 23% जाती है। इसके अलावा यही CO2 एंट्री करेगी यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है तो एक एंजाइम भी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसकी प्रेजेंस में ये क्या बना लेगी, ये बना देगी कार्बोनिक एसिड H2CO3, और यही H2CO3 फर्दर टूट जाता है, H2CO3 टूट जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H++ HCO3 नेगेटिव। ठीक है, HCO3 नेगेटिव परमिएबल होता है तो ये बाहर आ जाएगा HCO3 नेगेटिव, और ये जब बाहर आया तो इसकी वजह से बाहर नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि बाहर रखा हुआ था NaCl, और NaCl भी टूटा किसमें, Na+Cl नेगेटिव में। अब Cl नेगेटिव भी ज़्यादा, HCO3 नेगेटिव भी ज़्यादा, तो इस चीज़ को एक बैलेंस करने के लिए Cl नेगेटिव अंदर एंट्री करना शुरू कर देते हैं, Cl नेगेटिव अंदर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव के लिए परमिएबल है मेम्ब्रेन, तो ये जो चीज़ यहाँ पर हुई है इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट, या फिर हम इसी को और क्या बोलते हैं, हैम्बर्गर फिनोमिना, हैम्बर्गर फिनोमिना, दिस इज ऑल्सो नोन एज हैम्बर्गर फिनोमिना। ठीक है, फिनोमिनन। अब एक चीज़ और, आपके पास इसी आरबीसी में आपको O2 भी तो देनी है इसको, क्योंकि यहाँ पे O2 कम है, तो पीछे से O2 बन के आई हुई थी, क्या किस फॉर्म में आई हुई थी,
O2 की फॉर्म में आई हुई थी। ये HbO2 जैसे ही यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन होगी ये टूट जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Hb+O2 में। तो जो ये O2 है ये एंट्री कर जाएगी टिश्यू के अंदर, और ये जो Hb है ये H+ इस आयन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, HHb। तो जो वो HHb आपने अभी देखा था वो ये था, ठीक। तो ये मेरी लोडिंग हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे अनलोडिंग की। ये तो है लोडिंग, लोडिंग किस लेवल पर हुई है, टिश्यू लेवल पर। और अगर हम बात करें कि अनलोडिंग कहाँ पर होगी, तो वो होगी एल्वियोलर लेवल पर, एल्वियोलाई लेवल पर अनलोडिंग होगी। कैसे होगी, क्योंकि जो आपकी एल्वियोलाई है उसमें O2 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और CO2 कम है, ठीक। सेम चीज़ आई, यही ब्लड वेसल आई पीछे से, और इस ब्लड वेसल में अब की बार RBC में, डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैनेज करना, ठीक है। अब पीछे से सब चीज़ें बनी हुई आ रही हैं, मैं कुछ नहीं करूँगी, आप इसमें ये समझो चीज़ें कि CO2 + Hb ये जो था रिवर्सिबल रिएक्शन में है, आपको इसको तोड़ना है, HbCO2 बनाना है, HbCO2 बना हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे CO2 देनी है, इसका मतलब आपको Hb को इससे तोड़ना होगा। कौन तोड़ेगा, O2 की हाई कंसंट्रेशन HbCO2 को तोड़ देगी और ये पूरा फ्री हो जाएगा किसमें, Hb+O2। और O2 जो है कहाँ पे बनाए, Hb+CO2 में टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, O2 के आने से, और जैसे ही यहाँ से O2 टूटी तो HbO2 बन जाएगा और ये CO2 हो जाएगी फ्री, और ये CO2 पहुँच जाएगी यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ बिल्कुल उल्टा होगा, जैसे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, तो देखो CO2 + H2O को जोड़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, क्या बनाया था, H2CO3 बनाया था। फिर H2CO3 को भी तोड़ा था और क्या बनाया था, रिवर्सिबल डायरेक्शन में H+ + HCO3 नेगेटिव बनाया था। ये बाइकार्बोनेट के आयन की फॉर्म में बाहर निकल गया था और Cl इसके रिस्पेक्ट में अंदर आ गए थे। लेकिन अब उल्टा होगा, जब आप यहाँ पे पहुँच गए हो तो ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये टूटना शुरू हो जाएंगे। H2CO3 टूट करके अंदर आ जाएगा और क्लोराइड आयन इसके रिस्पेक्ट में बाहर जाना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसको हम रिवर्स हैम्बर्गर फिनोमिना नहीं बोलते, दिस इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ से जो बाहर Na रखा हुआ था वो इसके साथ जुड़ जाएगा और NaCl बन जाएगा। यहाँ पे ये NaHCO3 बन करके बाहर गया था, जिसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन, और 70% ट्रांसपोर्ट। HCO3 नेगेटिव जैसे ही अंदर आया तो अंदर HHb बना हुआ था, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन आई और ये इसने इसको तोड़ा और Hb के साथ जुड़ गई, यानी HbO2 बन गया, H+ फ्री हो गया। ये H+ यहाँ पर आया और इसने HCO3 नेगेटिव के साथ जुड़ करके रिवर्सिबली Ca की प्रेजेंस में क्या बना लिया, H2CO3। फिर ये H2CO3 ज़्यादा देर के लिए नहीं रुका और इसने वापस से Ca की प्रेजेंस में क्या किया, ब्रेक डाउन कर लिया और बना लिया CO2 + H2O। अब ये CO2 फ्री हो गई और ये CO2 कहाँ चली गई, आपके पास एल्वियोलाई में। तो ये पूरी मैकेनिज्म थी जिसके थ्रू हमने अनलोड भी कर दिया है। किस चीज़ को अनलोड कर दिया है, हमने अनलोड कर दिया है अपनी CO2 को। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है जो यहाँ पर मैम ने बताई हुई है। सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि CO2 7% आया, एल्वियोलाई में वो पहुँच जाएगा क्योंकि एल्वियोलाई से बाहर निकालना है। CO2 यहाँ से भी फ्री हो जाएगा। कैसे फ्री हो जाएगा, जब O2 ज़्यादा होती है ना तो वो इसको तोड़ देती है HbCO2 को, तो O2 के आने से ये टूट जाएगा और HbO2 बन जाएगा, CO2 फ्री हो जाएगा। पीछे से जो आपके पास बाइकार्बोनेट आए हुए थे वो अंदर एंट्री करेंगे, अंदर एंट्री करते ही H+ आयन जो फ्री हुआ है हीमोग्लोबिन से, यहाँ से फ्री हुआ है, ये रहा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये बनेगा, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये टूट जाएगा और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये वापस बाहर निकल जाएगा। ये तो क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी जो लंग्स के आसपास है। लेकिन टिश्यू पे क्या हुआ था, टिश्यू में O2 चाहिए होती है टिश्यू को, इसीलिए जो HbH आया हुआ था, जो HbO2 आया हुआ था 90%, वो टूट जाएगा H+ आयन के प्रेजेंस में और O2 इसको मिल जाएगा और जो आपका H+ आयन है वो HbH बना लेगा। 3% O2 आई थी वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। अब CO2 की बात करें, CO2 7% डायरेक्टली डिजोल्व हो जाएगी और ये मैकेनिज्म अभी मैंने आपको समझाई कि CO2 H2O के साथ जुड़ेगी, इसकी प्रेजेंस में ये बनाएगी, फिर ये टूटे, फिर इसकी प्रेजेंस में ये टूटेगा और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सेम चीज़ CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, HbCO2 बनाएगी और फिर बाद में HbCO2 जो है 23% क्या करेगी, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ये कौन सी कैपिलरी है, सिस्टमिक कैपिलरी है। क्लियर। तो आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। थोड़ा सा क्रिटिकल है, अगर आप चाहते हो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ तो वो भी मैं बना दूँगी समझाते हुए कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, बट प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए दोनों तरीके होते हैं, एक तो होता है नर्वस रेगुलेशन, एक होता है केमिकल रेगुलेशन, यानी कि ब्रेन जो चीज़ें कंट्रोल कर रहा है और हार्मोनली जो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। तो ब्रेन में अगर देखोगे तो बाय आरआरसी क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज़ लोकेटेड इन द मेडुला ओब्लोंगेटा, यानी कि हाइंड पार्ट ऑफ ब्रेन जो है, जो आपकी ब्रेन का लास्ट पोर्शन होता है, वहाँ पर एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और वही चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक होता है आपका जो पोन्स वरोली, मेडुला ओब्लोंगेटा के पास का एरिया है पोन्स वरोली ब्रेन का, वहाँ पर एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि आपके स्विच ऑफ सेंटर की तरह काम करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, रेस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। केमिकल रेगुलेशन की बात करें तो ये किसकी हेल्प से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कीमो रिसेप्टर्स, यानी केमिकली रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी हेल्प से ये काम होता है। रिसेप्टर दैट आर सेंसिटिव टू केमिकल्स। अब वो केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके H+ आयन हो सकते हैं, H+ आयन और CO2। याद रखना कभी भी O2 के लिए ये केमिकल एक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ H+ और CO2 के लिए ये काम करते हैं। इसमें सेंट्रल कीमो रिसेप्टर भी हो सकते हैं जो सेंट्रली लोकेटेड हैं, और एक पेरिफेरली जो लोकेटेड है वो भी आ सकते हैं। पेरिफेरल में एक होती है आउरेटिक बॉडी, जो हार्ट से आपका आउर्टा निकलता है वो वाली बॉडीज, और एक होती है कैरोटिड बॉडीज जो ब्रेन से आती हैं, कैरोटिड बॉडीज। ठीक है, नर्वस रेगुलेशन की बात कर लेते हैं बेटा। तो नर्वस रेगुलेशन में क्या होता है, बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आपका ये वाला जो है फर्स्ट, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इन द मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन, जो मैंने बताई। दिस इज अ मेन सेंटर दैट कंट्रोल द रिदम ऑफ ब्रीदिंग, नॉर्मल हो चाहे फोर्सफुल ब्रीदिंग हो, उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। एनी चेंजेस इन द ब्रीदिंग पैटर्न कैन बी ब्रॉट बाय सिग्नलिंग आरबीसीज। एनी चेंजेस इन ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग पैटर्न में कोई चेंज हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है उसमें जब सिग्नल आता है उसकी वजह से कोई भी चेंज आप फील कर सकते हो आपकी जो ब्रीदिंग है उसमें, या तो ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाएगी या ब्रीदिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मेडुला ओब्लोंगेटा आरआरसी में, जो कंट्रोल करते हैं नॉर्मल और फोर्सफुल ब्रीदिंग को। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर की बात करें तो ये पोन्स रीजन में होता है, हैंड ब्रेन के, इट इज अ स्विच ऑफ सेंटर, एंड अपॉन एक्टिवेशन ऑफ दिस इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन बाय सिग्नलिंग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देता है और जो इनहेलेशन की ड्यूरेशन होती है उसको रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स फास्टर ब्रीदिंग, यानी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, एल्वेलाई फीलिंग कम हो जाएगी और आप फास्टर ब्रीथ कर पाओगे। केमिकल रेगुलेशन की बात करें तो केमिकली कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं आई थिंक ये दिख रहा हो आपको, एक होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिटेक्ट केमिकल्स लाइक CO2 एंड H+ आयंस इन द बॉडी फ्लूइड। ये कभी भी O2 के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखना, दे नेवर रिस्पॉन्डिंग फॉर द O2। ठीक है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी ब्रेन यानी मेडुला ओब्लोंगेटा। तो वो देखेंगे कि जो ब्रेन का फ्लूइड है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, कि उसमें H+ और CO2 का कंसंट्रेशन क्या है। अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसको ये पहचान लेंगे, ये रिसेप्टर उसको पहचान लेंगे और ये क्या करेंगे इंक्रीज। अगर किस तरीके से पहचानेंगे, अगर H+ ज़्यादा है या फिर CO2 आपके CSF में ज़्यादा है तो वो इसको पहचान लेते हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर में दो चीज़ें आती हैं, आउरेटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज। आउरेटिक बॉडी का मतलब क्या है, जो हार्ट से आउर्टा आता है वो वाली जगह, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिड बॉडी वो होती है जो कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन से आती है, या ब्रेन तक, हम एक तरीके से ऐसे बोलते हैं, ब्रेन तक ब्लड लेकर के जाती है, प्योर ब्लड लेकर के जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कैरोटिड आर्टरी। ब्रेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है उसको हम बोलते हैं जगलर वेन, और जो ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है उसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पर भी H+ या CO2 का चेंज होगा तो ब्लड में उसमें चेंज होगा, कैरोटिड आर्टरी में या फिर कैरोटिड बॉडी में या फिर आपकी आउरेटिक बॉडी में कोई भी चेंज हुआ, अगर ये ज़्यादा हो गए दोनों तो उसको ये सेंस कर लेंगे, और सेंस करते ही क्या करेंगे, ये सेंस करने के लिए क्या करने के बाद क्या करेंगे, विल बी सेंस्ड बाय दीज एंड इवेंचुअली दिस सिग्नल RRC। फाइनली ये किसको सिग्नल देंगे, तुरंत जाकर के मेडुला ओब्लोंगेटा में RRC को सिग्नल देंगे एंड डायरेक्टली ब्रीदिंग रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। एंड फाइनली देर इज डिसऑर्डर। फर्स्ट डिसऑर्डर क्या है, अस्थमा। अस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर विच इज कोज्ड बाय एनी काइंड ऑफ एलर्जन। एलर्जन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी योर पोलन ग्रेन, इट कैन बी योर डस्ट मिस्ट, इट कैन बी लाइक फ्लावर के कुछ बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, फ्लावर से प्रॉब्लम होती है। इट कैन बी योर काइंड ऑफ वेजिटेबल, कोई वेजिटेबल है लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है, कोई डायरी प्रोडक्ट है उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से कुछ एलर्जीज जो होती हैं वो
ऐसी होती हैं जो आपको बॉडी पे स्किन में दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ एलर्जी ऐसी होती हैं जो आपको ब्रोंकस या एक तरीके से ऐसे बोल लो ब्रोंकाई, ब्रोंकस, इन सब जगह पे दिखाई देती है, यानी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिखाई देती है ना। तो इट इज़ अ एलर्जिक डिसऑर्डर जो किसकी वजह से होता है, एलर्जन की वजह से होता है। एलर्जी कोजिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल पोलन, इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज इन्फ्लामेशन इन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। आई होप आपको याद होगा कि जब आपके लंग्स में ट्रैकिया ने बाइफर्केट किया था एट द 5th thoracic वर्टेब्री, तो वो प्राइमरी ब्रोंकस जो था उसमें बाइफर्केशन हुआ था, फिर धीरे धीरे उसका डायमीटर कम होता चला गया और इनिशियल ब्रोंक्यूल, फाइनल ब्रोंक्यूल, ये सब आते चले गए थे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, है ना। तो वही चीज़ है कि उसमें क्या हो जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो ल्यूमन ज़्यादा था वो ल्यूमन क्योंकि इन्फ्लामेट हो गया तो वो ल्यूमन कम हो जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि एयर प्रॉपर नहीं जा पाती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में स्पाज मीन स्मूथ मसल्स ऑफ देम, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्टेड मसल, काफ़ी लंबे टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी अगर, तो वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी को लीड करती है। समटाइम आपने देखा होगा कि जब लोग सांस लेते हैं तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं विजिंग साउंड। विजिंग साउंड में क्या होता है कि नॉर्मल केस में आप देखो डायमीटर का फ़र्क देखना, डायमीटर यहाँ पे नॉर्मल था, है ना, जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो तो एक बहुत नैरो से थोड़ा ही कम हुआ, लेकिन जो विजिंग साउंड आती है अस्थमा के केस में उसमें क्या होता है कि डायमीटर डिक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये विजिंग साउंड प्रोडक्शन होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एम्फाइसीमा। इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, जो कई बार एनसीईआरटी नीट में पूछा जा चुका है कि कौन सा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, तो एम्फाइसीमा इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर विच इज़ ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। जो बहुत हैवी सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर आपको ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होती है ना, एल्वियोलाई, उसकी वॉल का जो एल्वियोलाई होती है उसमें वॉल अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देती है, एल्वियोलर इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक तरीके से प्रॉपर बैग नहीं बन पाता, प्रॉपर एयर को कंजर्व नहीं कर पाता, रख नहीं पाता, तो रिड्यूस हो जाता है सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, प्रॉपर डिफ्यूजन वहाँ से नहीं हो पाता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आती है, और लंग्स एंड एल्वियोलाइज रिमेन फिल्ड विद एयर, वो हमेशा भरी रहेंगी लेकिन वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो फुल ऑफ एयर, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एम्फाइसीमा, फुल ऑफ एयर। यहाँ पे एल्वियोलर सेप्टा आपको देखने को मिल सकते हैं, एल्वियोलाई के बीच में ऐसे सेप्टा मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो ये था एम्फाइजीमा। इसके अलावा देर इज़ ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं जहाँ पे जैसे चारकोल होता है, या फिर कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को तो एलर्जी, जैसे टीचर्स को एलर्जी कई बार क्या हो जाती है, चॉक पाउडर जो होता है उससे एलर्जी हो जाती है। तो इसी तरीके से कुछ लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं, जैसे कुछ लोग जूट जो फाइबर होता है उसको बनाने वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ एस्बेस्टस की इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ कोयल माइनिंग्स में काम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वो डायरेक्ट उनकी ब्रीदिंग जब वो लेते हैं, सांस जब वो लेते हैं तो उस टाइम उनकी नोज़ के थ्रू एंट्री कर जाते हैं वो फाइबर्स के छोटे छोटे पार्टिकल, और धीरे धीरे वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, और उन लोगों को फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुए, इसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें क्या आता है पीपल वर्किंग इन कॉयल इंडस्ट्री और स्टोन ब्रेकिंग, जो पत्थर तोड़ने वाले काम करते हैं इंडस्ट्री एटसेट्रा, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस पॉल्यूटेंट्स इन डे टू डे लाइफ। ड्यू टू दिस अपर पार्ट ऑफ देयर लंग्स शो फाइब्रोसिस, उनके अपर पार्ट जो होता है लंग्स का वहाँ पे फाइबर डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, दिस रिजल्ट इन ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन इंडस्ट्री में काम करने वाले को सिलिकोसिस हो सकती है, एस्बेस्टस इंडस्ट्री में काम करने वाले को एस्बेस्टोसिस हो सकती है, ठीक। तो इनके लिए एक प्रिकॉशंस होती हैं कि जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, उनको क्या करना चाहिए, उनको हमेशा प्रोटेक्टिव मास्क वियर करने चाहिए ताकि उनकी बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ना हो इन सब चीज़ों का, और वो इससे प्रोटेक्शन ले सकें, ठीक है। तो ये था बेटा आपके चैप्टर का एंड हो गया है आज, और पूरा चैप्टर 4 लेक्चर में ओवरऑल कवर हो गया है। इसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी मैं कंप्लीट करवा सकूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सेंड कर दूँगी इन द फॉर्म ऑफ PDF, प्लस वहाँ पे सारी लेक्चर की सीरीज़ आपको मिल जाएगी, तो आप जा कर के उसको प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैं नीचे दे दूँगी। जो भी बच्चे CSIR के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेसिक अगर उनको बनाना है तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर यू, आप चाहो तो इनको रेफ़र कर सकते हो। तो दिस इज़
ऑल फॉर नीट स्टूडेंट्स, फॉर CSIR लाइफ साइंस स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं चीज़ों के लिए, नेट के लिए। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।